हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी की प्रीलिम्स यूनिट 7 साइंस एंड एनवायरनमेंट से पूछे जाने वाले लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस, जिसमें 2014 से लेकर 2021 तक क्या क्या क्वेश्चन साइंस एंड एनवायरनमेंट से पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करते हैं तो जो बहुत सारे लोगों को सबसे कंफ्यूजिंग यूनिट लगती है वो यही यूनिट है, तो बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि क्वेश्चंस लगातार रिपीट हुए हैं और आगे भी हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर: मेघा पाटकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा और किरण बेदी। यहाँ पे राइट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा जी को क्या कहा जाता है? चिपको आंदोलन का पिता माना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गन सर्टोली सेल आर फाउंड? सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? ऑप्शन है ओवरी, किडनी, लिवर। फोर्थ ऑप्शन दिया है टेस्टिस। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो टेस्टिस में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है? इन विच ऑर्गन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रिएटेड? ऑप्शन से इंटेस्टाइन, सेकेंड ऑप्शन है लिवर, स्टोमक या पेनक्रियाज। राइट आंसर होगा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, वो कहाँ से स्रावित होता है? वो आमाशय से स्रावित होता है। हम अन्य ऑप्शन की बात करते हैं, जैसे लिवर, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे ह्यूमन बॉडी की केमिकल लेबोरेटरी कहा जाता है। अगर पेनक्रियाज की बात करते हैं तो हमारे ह्यूमन सिस्टम में पाई जाने वाली जो मिक्स्ड ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है? वो पेनक्रियाज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग इस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है स्कर्वी रोग? तो विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी और विटामिन डी। राइट आंसर होगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब यहाँ पर जैसे विटामिन सी पूछा है तो आपको सारे विटामिन याद होने चाहिए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो रिकेट्स होता है। और आपको जो विटामिन का क्लासिफिकेशन है मैं आपको बता देती हूँ, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन्स को हम 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होते हैं फैट सोल्यूबल और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल। तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे हम लिखते हैं WBC, बस आपको WBC याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन B है और विटामिन C है। इसके अलावा जो बचे उसको हम याद कर सकते हैं कीड़ा से विटामिन A, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन K जो है वो क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो अगर आपने विद्याश्री एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाके आप विटामिन का एक सेपरेट चैप्टर बनाया गया है, विटामिन से पूछे गए सारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका विटामिन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉस्फेट टेस्ट होता है वो किसके विश्लेषण में यूज किया जाता है? फॉस्फेट टेस्ट इन यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ। ऑप्शन है मिल्क, टी, वाटर या ऑल ऑफ दीज। तो एमपीपीएससी ने इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज माना है, लेकिन अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो मिल्क का टेस्ट होता है उसके लिए क्या है? फॉस्फेट टेस्ट यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ जो आंसर एमपीपीएससी ने माना है हम उसी को सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रक फार्मिंग इज एसोसिएटेड विथ। जो ट्रक कृषि है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं वेजिटेबल से, मिल्क से, अनाज से या मुर्गी पालन से। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? वेजिटेबल से क्या है? ट्रक फार्मिंग रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। इसरो का फुल फॉर्म बताना है आपको। यहाँ कंफ्यूजन करने वाले 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट दिया गया है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है इंडियन सोसाइटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड दिया गया है एरियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और फोर्थ दिया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कई लोगों ने ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी में गलत कर दिया क्योंकि वो इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को मार्क कर दिया, बट जो इसरो का फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रिक होता है ऑप्शंस के साथ खेलने का, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल भी आपको इंडियन जैसा लगेगा। और देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो डी नंबर पर दिया गया ताकि आप यहाँ तक पहुँचे ही ना और आप ए को सही आंसर मान लें। तो आपको एग्जाम में ये वाली गलती नहीं करना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है। ओके, ऑप्शन दिए गए हैं गन्ना, कपास, केला या बाजरा। तो हम जानते हैं कि बाजरा जो है वो मोटे अनाज के अंतर्गत आता है और बाजरा जो है व्यापारिक फसल नहीं है। इस वर्ष 2023 को भारत सरकार ने जो वर्ष घोषित किया है वो मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। मोटे अनाज को क्या टर्म दिया गया है, तो वो है श्री अन्न। और श्री अन्न का अगर एक्सीलेंस सेंटर आपसे पूछा जाएगा तो वो कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दो कथनों में से आपको एक कथन ए और एक आर दिया गया है, इसमें बताना है सही कथन कौन सा है। फर्स्ट दिया गया है कथन कि पंजाब, हरियाणा, यूपी भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। और जो सेकंड कथन दिया गया है वो दिया गया है कि अपवाहित उर्वरित भूमि शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री तापमान एवं 75 डिग्री औसत वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा कि ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। आप इसे पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक कोड की क्या क्या विशेषताएं हैं। विशिष्ट विशेषताएं यहाँ पर बतानी थी, तो जैसे कि इट इज ऑलवेज यूनिवर्सल, इट इज ट्रिपलेट टू न्यूक्लियोटाइड बेस करस्पॉन्डिंग टू 20 अमीनो एसिड, मतलब पहला बताया गया कि ये प्रायः सार्वत्रिक होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारों के समूह से मिलकर बना होता है और इसमें 20 क्या है न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर तक पहुँचना था कि क्या होगा, तो जो उसका आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दीज। क्योंकि जो जेनेटिक कोड होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीन क्या होते हैं। तो जीन क्या होते हैं, जो डीएनए में पाई जाने वाली आनुवांशिक इकाई होती है, मतलब जो क्या करती है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है, उसमें जीन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सिचुएटेड। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा पुणे, क्योंकि कोरोना में इस इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा काम किया था, इसीलिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर से एसोसिएट करके पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था ये, कि आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य अगर क्रॉस कराया जाएगा तो कौन से आम की किस्म का विकास होगा। ऑप्शन दिए गए हैं आम्रपाली, दशहरी, रत्ना या बादामी। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा रत्ना। तो इस बार आपको बहुत अच्छे से जो मध्य प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हैं उसको ध्यान से पढ़ना है, एक क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो आम के लिए काफ़ी अधिक फेमस है। वैसे आपको इसका आंसर पता ही होगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जननी सुरक्षा योजना नाम से ही समझ में आ रहा है कि जननी मतलब माता और शिशु की मृत्यु दर को कम करना, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 2020 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। देयर आर हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रेनिकल नर्व्स इन ह्यूमन। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 12। यहाँ पर पेयर में पूछा गया है, ऑप्शन में आपको 24 भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा हमें पूछा है कितने जोड़ी, इसका मतलब क्या है 12 जोड़ी, मतलब 24 कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो कैसा होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। तो इसको आपको याद रखना है। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है रंग बढ़ाने में, स्वाद बढ़ाने में, सुरक्षित रखने में या पाइसीकरण में। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। जो MSG मिलाया जाता है वो क्यों मिलाया जाता है, ताकि उससे क्या है हम उसको अधिक समय तक सुरक्षित रख सकें। जैसे कि एज अ प्रिजर्वेटिव बहुत सारे आइटम हैं खाने वाले, जिनमें जैसे अचार है या हम सॉस खाते हैं, तो उनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि उनके लाइफ टाइम को एक्सपेंड किया जा सके। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब बना, तो ये बना था 2005 में। जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो बॉडी बनी हुई है उसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मर्स, सार्स, कोविड-19 या ऑल ऑफ दीज। याद रखिएगा कोविड-19 इसका आंसर नहीं होगा। जो मर्स और सार्स हैं वो भी कोविड वायरस की फैमिली के ही हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो शैक्षणिक उपग्रह है। एकेडमिक इंस्टीट्यूट सैटेलाइट बताना था। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कार्टोसैट 2B, कल्पना 1, इनसैट 2E या सत्यभामा सैट। राइट आंसर होगा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने बनाया है, एजुकेशनल सैटेलाइट है, वो है सत्यभामा सैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकांग में स्थानांतरण क्या कहलाता है। थोड़ी सी आपको टिपिकल हिंदी लग सकती है, आप इसको एक बार इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा जो सजातीय पुष्पी परागण है, जो गायटेनोगोमी है, वो क्या कहलाएगा, एक पुष्प के फूल के परागकोश से उसी पुष्प के दूसरे पुष्प के वर्तिकांग में जो स्थानांतरण होता है वो कहलाता है सजातीय पुष्प परागण। वैसे भी आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, कई लोग सोच रहे होंगे कि इसका आंसर ऑटोगैमी होगा, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर एक ही पुष्प के परागकण से उसी पुष्प के दूसरे पुष्प में बोला गया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सजातीय पुष्प परागण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एसएससी में भी ये क्वेश्चन आया है। याद रखिएगा इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि क्या है, हम खाना खाते हैं, खाने में क्या है, मुंह में जाता है तो ग्लूकोज होता है, लार के साथ मिलके वो क्या है, जो प्रक्रिया शुरू होती है डाइजेशन की, तो यहाँ पर याद रखिएगा आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना था कि कौन सा है नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। नॉकनी सिंड्रोम फ्लोराइड, मरकरी, आर्सेनिक या कैडमियम। याद रखिएगा जो नॉकनी सिंड्रोम होता है वो फ्लोराइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सुमेलित करना था बाढ़ कहाँ पर आती है, तो बाढ़ यूपी बिहार में आएगी, तो पहला ही ऑप्शन आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर पहले का आंसर क्या होगा, बी। तो जब आपको एक भी अगर पता है ना तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं। तो ये वाला चैप्टर आपको हार्मोन्स वाला बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा मेल हार्मोन है, कौन सा फीमेल हार्मोन है। याद रखिएगा जो लीडिंग सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का योगदान अधिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग। तो सभी को आंसर पता होगा, इजी क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, CO2। क्या आप बता सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए कौन सा कन्वेंशन अपनाया गया था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, तो ऑक्सीजन पाई जाती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि एनवायरनमेंट में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है। ओपियम इज ऑफ विच कैटेगरी मेडिसिन। राइट आंसर होगा यहाँ पर, ये क्या है, जो अवसादकारी होते हैं उसमें अफीम आता है। अफीम का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाता है। तो अफीम क्या है, मंद गति से नशा करता है, मतलब मंदसौर में पाया जाता है। मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा शहर वायु प्रदूषक है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा प्रमुख वायु प्रदूषक है, O3, CO, SO2, CO2, NO2 या इनमें से कोई नहीं। तो ये चूंकि यहाँ पे आंसर जो था वो एक से अधिक था, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय फसल है। तो गन्ना, धृत कुमारी या एलोवेरा बोला जाता है इसको, कपास या महुआ। राइट आंसर होगा जो एलोवेरा होता है वो क्या है, एक मेडिसिनल प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें सोलर एनर्जी किस रूप में ट्रांसफॉर्म होती है। ऑप्शन दिया गया है केमिकल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, बोथ या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर कई लोगों ने इसका आंसर जो था वो बोथ लगाया था, बट जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। याद रखिएगा
फोटोसिंथेसिस का आपसे जो है वो केमिकल रिएक्शन भी पूछा जा सकता है। क्या होता है 6CO2 + 12H2O इज इक्वल टू क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, तो यहाँ पर हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन बताना है, तो वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। बीएसएफ के पास किन देशों की सीमाओं का दायित्व है, अच्छा क्वेश्चन है ये, पाकिस्तान नेपाल, पाकिस्तान भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान और चीन। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश। जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर होगा 1974। आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्ट बनाए गए हैं उसको एक सेपरेट लिस्ट बना के याद कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972 में आया। टाइगर प्रोजेक्ट को कब लेकर आ गया, 1973 में लाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986 में आया। इस तरीके से आपको पूरी लिस्ट याद कर लेनी है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अफीम का साइंटिफिक नेम बताना है, यहाँ पर बॉटनिकल नेम बताना है। राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, अफीम का वैज्ञानिक नाम है पेपनेवर सोमनीफेरम। आम का क्या वैज्ञानिक नाम है, इस तरीके से जो साइंटिफिक नेम है इंपॉर्टेंट वो आपको याद कर लेने हैं। विश्व से चेचक का उन्मूलन कब किया गया, ये क्वेश्चन 2 बार एमपीपीएससी में रिपीट हुआ, याद रखिएगा। 2017 में पूछा गया था। 1980 से विश्व में चेचक का उन्मूलन किया गया। अब आपको पता होगा कि भारत पोलियो फ्री भी हो गया है, तो भारत को पोलियो फ्री कब घोषित किया गया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। बैक्टीरियोफेज क्या कहलाते हैं, तो बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियम। जीवाणु को संक्रमित करने वाले जो विषाणु होते हैं वो बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है, तो वो क्या होगा, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा परागकोश। कुछ क्वेश्चंस और हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ध्वनि तरंगों का सर्वाधिक तीव्र प्रगमन होता है, तो ध्वनि तरंगें सबसे अधिक कहाँ पर जाएंगी, तो वो जो ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति है वो सबसे अधिक कहाँ पर होगी, ठोसों में होगी। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, राइट आंसर होगा रेटिना में। जो रेटिना होती है उसमें क्या है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख में बनता है। क्या आप बता सकते हैं कि जब आईज को दान किया जाता है तो कौन सा पार्ट किया जाता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मनुष्य में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर द पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन या रेस्पायरेशन। राइट आंसर होगा जो एक्सक्रीशन होता है उसके लिए जो किडनी होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और इससे आपको इसकी फंक्शनल यूनिट भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आंसर होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो किडनी की फंक्शनल यूनिट है, और आपसे पूछा जा सकता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी फंक्शनल यूनिट कौन सी है, तो आंसर होगा न्यूरॉन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जो मलेरिया रोग होता है वो क्या है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस इन, ऑप्शन है सॉलिड एंड सॉलिड, सॉलिड एंड वैक्यूम, गैसियस एंड लिक्विड और वैक्यूम एंड गैसेस। राइट आंसर होगा गैसेस एंड लिक्विड में क्या होता है, कन्वेक्शन की प्रोसेस हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। यहाँ पर बताया गया है विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी जेम्स लिंड और ऑप्शन डी दिया गया है विटामिन डी पॉल मूलर। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको रॉन्ग आंसर बताना है, तो विटामिन डी जो है वो उसकी खोज पॉल मूलर ने नहीं की थी। लेंस की शक्ति मापी जाती है इन पावर ऑफ लेंस इन मेजर्ड इन, तो इजी क्वेश्चन है, आंसर होगा डायोप्टर। डायोप्टर से क्या है, किसी भी लेंस की शक्ति को मापा जाता है। ये साइंस के बहुत ही वैसे क्वेश्चन है जो एमपीपीएससी में तो पूछे ही गए हैं। इसके साथ साथ ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो अन्य एग्जाम हैं जहाँ पर साइंस पूछी जाती है वहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। निम्नलिखित में से किसे लुब्रिकेंट या स्नेहक के रूप में यूज़ किया जाता है, तो ये आपने पढ़ा ही होगा कि ग्रेफाइट है वो क्या है, स्नेहक की तरीके से काम करता है। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। यहाँ पर बताना है कि लाफिंग गैस कौन सी है, हास्य गैस के रूप में किसे जाना जाता है, तो आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, लाफिंग गैस कहा जाता है।
बिजली, जब बिजली चमकती है तो वृक्ष में आग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी होने के कारण जब बिजली चमकती है तो आग भी लग सकती है। किसी बल्लेबाज द्वारा जब कोई गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है और गेंद रुकने के लिए धीमी है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता होगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। सी में क्या बताया गया है कि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। तो आपको जो न्यूटन के लॉ हैं तीनों बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, उनके एप्लीकेशन अच्छे से पढ़ लेने हैं कि जैसे हर क्रिया के बाद विपरीत प्रक्रिया होती है, तो उसके क्या क्या यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। आलू क्या है? तो आलू है एक ट्यूबर। राइट आंसर क्या होगा? ट्यूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का संबंध है पिसीकल्चर से। नोबेल गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो हीलियम को नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर होगा जो लिवर है वो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। स्तनधारियों में श्वसन होता है, तो स्तनधारियों में जो श्वसन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ लंग्स। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? एसेटिक एसिड। मायोपिया किस अंग का दोष है? तो मायोपिया किसकी कमी से होता है, मतलब किस अंग से संबंधित है? तो आंसर होगा आई। इसको भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऑप्शन दिया गया है कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल या वॉट। तो याद रखिएगा जो वॉट है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का यूज किया जाता है? इजी क्वेश्चन है, आंसर होगा मरकरी जो होता है वो बैरोमीटर में यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन दिया गया कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम। तो यूरेनियम जीवाश्म ईंधन की कैटेगरी में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर होगा सोलर एनर्जी, क्योंकि इसे क्या है हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत ग्रीन प्लांट आते हैं। पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? तो ये आपने पढ़ा ही होगा कि जो स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क होता है वो पाश्चुरीकरण प्रोसेस के द्वारा होता है। ओजोन छिद्र का कारण क्या है? ओजोन छिद्र में, ओजोन लेयर में छिद्र हो गया है, क्यों हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CFC के कारण। ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। भारत में किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो जल पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह। अगर आपसे सलीम अली, तो जो पक्षी विज्ञान है, पक्षी विज्ञान के पिता कहलाते हैं सलीम अली जी। चिपको आंदोलन के प्रणेता, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इसका आंसर होगा 1972। यू एंड मी अभियान किससे संबंधित है? तो ये एड्स से रिलेटेड है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक कौन से हैं? तो आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, इसको हम जो नेक्स्ट लेक्चर है एक और साइंस का उसमें डिस्कस कर लेंगे, वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना है। अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।